नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। पाकिस्तान आगामी 15 और 16 अक्टूबर को SCO सम्मेलन करने जा रहा है। इस्लामाबाद में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में पाकिस्तान की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होने का न्योता भेजा है, लेकिन दूसरी तरफ विदेश मंत्री S जयशंकर ने आज पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी है। S जयशंकर ने दो टूक कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत करने का युग अब समाप्त हो चुका है। राजधानी दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन समारोह के दौरान विदेश मंत्री S जयशंकर ने यह बयान दिया है। विदेश मंत्री ने इस दौरान यह भी कहा कि हर चीज का समय होता है, हर काम कभी ना कभी अपने अंजाम तक पहुंचता है। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है तो अब वहां धारा 370 खत्म हो गई है, यानी मुद्दा ही खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब हमें पाकिस्तान के साथ किसी रिश्ते पर क्यों विचार करना चाहिए। इस दौरान विदेश मंत्री से जब पूछा गया कि क्या भारत पाकिस्तान के साथ किस तरह के रिश्ते पर विचार कर सकता है, इस सवाल का जवाब देते हुए S जयशंकर ने कहा, मैं जो कहना चाहता हूं वो साफ है। उन्होंने कहा कि हम निष्क्रिय नहीं हैं। पाकिस्तान के साथ चाहे घटनाएं सकारात्मक दिशा ले या नकारात्मक, हम हर हाल में जवाब देने के लिए तैयार हैं। सही रुख उनको दिखाना होगा। इससे पहले भी विदेश मंत्री ने बातचीत के मसले पर मई में CII की एक बैठक में कहा था कि पहले उनको सीमा पार से आतंकवाद का समर्थन देना बंद करना होगा। जाहिर है कि भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर S जयशंकर का रुख साफ है। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति जीरो टॉलरेंस वाली रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान अपनी इस छवि में पहले सुधार लाए, पहले उन्हें अपना मन बनाना होगा। मतलब साफ है, अब हिंदुस्तान ने अपनी विदेश नीति को स्पष्ट कर दिया है। पाकिस्तान को अलग थलग करने की पहली बार स्थायी रणनीति भारत ने बनाई है। आतंक और वार्ता साथ साथ नहीं करने का भारत का रुख पुराना है, लेकिन पहली बार विदेश मंत्री स्तर से इतना कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। लेकिन सवाल अभी भी वही, क्या मोदी सरकार के इस कड़े रुख के बावजूद पाकिस्तान की रीति और नीति में फर्क आएगा? पहले रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद फिर चर्चा शुरू करेंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों ने कई बार आपसी दुश्मनी, मनभेद और मतभेद को दूर करने की कोशिश की। भारत की तरफ से लगातार कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान से मधुर संबंध बनाए जाने के प्रयास किए जाते रहे। भारत ने पाकिस्तान की सरकार के साथ हमेशा एक सकारात्मक रवैया अपनाते हुए बात करनी चाहिए, लेकिन वहाँ के कट्टरपंथी संगठनों और वहाँ के सैन्य दबाव के चलते दोनों देशों के बीच खटास बरकरार रही और पाकिस्तान ने हमेशा भारत की पीठ में छुरा घोंपा। कुछ मौकों पर तो पाकिस्तान ने घिनौनी और जानलेवा हरकतों को भी अंजाम दिया, जिसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वहीं कश्मीर को लेकर दोनों ही देश एक दूसरे के शुरू से खिलाफ खड़े हैं। पाकिस्तान की तरफ से कई बार भारत पर हमला कर इसे हड़पने की भी कोशिश की गई, हालांकि वे इसमें नाकाम रहे। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 बार लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। पहली लड़ाई 1947, दूसरी लड़ाई 1965, तीसरी लड़ाई 1971 और 1999 में चौथी लड़ाई कारगिल वॉर के रूप में लड़ी गई। बुरे हालातों से जूझते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में सीधे तौर पर भारत से बातचीत की पेशकश की है। इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए PM शरीफ ने कहा, पड़ोसी देश भारत से बातचीत के लिए गंभीर हो तो उनकी सरकार उससे हर मुद्दे पर वार्ता को करने को तैयार है। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन भारत के अहम शहरों में बहुत सारे लोगों को शिकार बनाने वाले आतंकवादी हमले, 2005 के दिल्ली सीरियल ब्लास्ट, 2006 के मुंबई ट्रेन धमाके, 2008 का मुंबई आतंकी हमला करते थे। उसके बाद पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन पंजाब और जम्मू कश्मीर में सीमा के करीब भारत के सुरक्षा बलों और उनके ठिकानों 2015 में गुरदासपुर, 2016 में पठानकोट और उरी, 2019 में पुलवामा को निशाना बनाने लगे। अगस्त 2019 में जब भारत ने जम्मू और कश्मीर में प्रशासनिक और संवैधानिक बदलाव किए तो उसके बाद पाकिस्तान की रणनीति में और भी बदलाव देखा जा रहा है। उसके बाद पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादी स्थानीय समर्थन के नेटवर्क का फायदा उठाकर कश्मीर घाटी के अंदर बहुत छोटे छोटे आतंकवादी हमले कर रहे हैं।
इन हमलों में सुरक्षा बलों, आम लोगों, धार्मिक अल्पसंख्यकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। ये घटना इतने छोटे पैमाने पर अंजाम दी जा रही है कि सुरक्षा बलों को स्थानीय स्तर पर कार्रवाई करने को मजबूर होना पड़ रहा है और पाकिस्तान ऐसे हमलों की कोई कीमत चुकाने से बच जाता है। I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. And insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. So the issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. Rajiv suggests that perhaps India is content to continue at the current level of relationship. Maybe yes, maybe no. What I do want to say is we are not passive, and whether events take a positive or a negative direction, either way we will react to it. भारत के सुरक्षा तंत्र को कश्मीर घाटी के नए हालात के हिसाब से अपनी रणनीति बनानी होगी, वरना ऐसे हमलों से अगस्त 2019 में किए गए बदलावों से हुए जमीनी फायदे भारत के हाथ से निकल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई बार गंभीर प्रयास करने के बावजूद भी भारत पाकिस्तान के साथ अपने खराब रिश्तों को दुरुस्त कर पाने में नाकामी साबित हुई। इसके बजाय भारत के तमाम प्रयासों की नाकामी ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने और रिश्ते सुधारने को लेकर भारत के सुरक्षा तंत्र की नाउम्मीदी भरे नजरिए को मजबूती दी है। इसके अलावा सुरक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय होड़ और सैन्य, आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक प्रभाव के मामले में दोनों देशों के बीच बढ़ते अंतर ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बदलाव की उम्मीदों को भी काफी सीमित कर दिया है। हो सकता है कि पाकिस्तान जियो इकोनॉमिक्स के पर्दे की आड़ में अपनी भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को छुपाना चाहे, लेकिन वो इस क्षेत्र को अस्थिर बनाने में अपनी नकारात्मक भूमिका पर पर्दा नहीं डाल सकता है। जब तक पाकिस्तान का शासक वर्ग और सैन्य तंत्र कश्मीर, आतंकवादी संगठनों को मदद और भारत विरोधी दुष्प्रचार की अपनी नीति में बुनियादी तौर पर बदलाव नहीं लाते हैं, तब तक भारत द्वारा अपने रुख में कोई बदलाव करने की कोई संभावना नहीं दिखती है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जिस तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक शब्दों में साफ कह दिया है कि हम हर चीज के लिए तैयार हैं और अब पाकिस्तान से बातचीत करने का युग समाप्त हो चुका है। अब पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि उनको क्या करना है। अगर वो सकारात्मक रुख अपनाएंगे या नकारात्मक रुख अपनाते हैं तो हम दोनों चीजों के लिए तैयार हैं, लेकिन अब बातचीत करने का जो युग है वो समाप्त हो गया। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बीजेपी प्रवक्ता दिल्ली से जुड़े हुए हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। फारूक इंकलाबी जी, बीडीपी प्रवक्ता जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल रिटायर्ड जे सोडी साहब, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम तिवारी जी, विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ हैं। और वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं राणा अली जुहेब जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सब मेहमानों का हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले राणा अली जी, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी राणा अली जी, देखिए जिस तरह से भी सबसे पहले तो शुभकामनाएं और बधाई। आप आयोजक हैं, इस बार आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एससीओ की मीटिंग को, लेकिन इसके अगर देखिए इसमें कुछ बहुत सारे इस क्षेत्रों में मुद्दे हैं। इसमें व्यापार भी है, पर्यटन भी है, लेकिन खास तौर से अगर जिस तरह से हमारे विदेश मंत्री ने बयान दिया है उसमें से खास जो मुद्दे वो जरूर सामने आते हैं। शांति, सुरक्षा और स्थिरता, इस एससीओ मीटिंग का जो एक उद्देश्य है उसमें यह जरूर प्रमुख रूप से आता है। लेकिन अगर आप देखें, चाहे हम बांग्लादेश की बात कर लें या श्रीलंका की बात कर लें, भारत की बात कर लें, हमेशा पाकिस्तान की तरफ से यहां पर अशांति, असुरक्षा और अस्थिरता करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से बयान देख रहे हैं, ये बयान उसी की वजह से यहां पर आया है जो कि सख्त है। अब देखना होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो इस मीटिंग में जाते नहीं जाते हैं, लेकिन उम्मीदें कम है। अब एक जो बयान सामने आया है विदेश मंत्री का, जयशंकर का, कि बातचीत का युग समाप्त हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सबसे पहले तो मैं गुजारिश ये करूं कि जो जिस स्टेटमेंट को लेके हमने
आज ये डिबेट रखी है वो स्टेटमेंट मैंने भी सुनी है। एक तरफ अगर देखा जाए कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल ठीक ही है, मैं किसी हद तक उनकी स्टेटमेंट को सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट इन सेंस में करता हूँ तो 2019 का ये जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस आपने चेंज किया भारतीय गवर्नमेंट ने, उसके बाद पाकिस्तान का भी स्टांस यही है और यही एक वजह बनी कि जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टॉक्स हैं, जो डायलॉग हैं, वो खत्म हो गए। अब आ जाते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ, तो खासतौर पे एससीओ की तरफ। देखिए, हमने ये खबरें भी चली, हमारे पास भी सारे मामला आए अक्टूबर में। ये जो एक एससीओ का समिट जो है वो पाकिस्तान में होने जा रहा है। अगर आपको याद हो तो लास्ट शायद 2015 में मेरा ख्याल है कि सुषमा स्वराज साहिबा जब आपकी फॉरेन मिनिस्टर थी तो वो एससीओ के समिट उन्होंने पाकिस्तान आई थी और उन्होंने वो अटेंड किया था। ये एक आप कह दें कि इंटरनेशनल लेवल का एक इवेंट है जो हर जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने किसी ना किसी ने इसको हेड करना ही होता है। तो इस दफा बारी पाकिस्तान की आ गई। अब इसमें देखें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब को इस्लामाबाद की तरफ से बड़ा क्लियर और बड़ा विद हैवी हार्ट, आप ये कह सकते हैं कि ओपन हार्ट उनको इन्विटेशन है कि आप आए, आप अटेंड करें। लेकिन अभी तक जो आपकी तरफ से हमारे पास जो खबरें हैं या आपकी तरफ से जो जवाब है वो बड़ा क्लियर है। पहले तो ये कहा गया कि मोदी साहब तो नहीं जा सकते, शायद किसी मिनिस्टर को या किसी वजीर को भेज दिया जाए। लेकिन आज की जो आपकी जयशंकर साहब की स्टेटमेंट है वो देखते हुए लगता नहीं है कि आपका कोई मिनिस्टर भी इस इवेंट में शिरकत करेगा। देखें, एक दो के दरमियान जो मामला हैं वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन जब दो की बजाय कुछ ज्यादा पूरे रीजन की बात आ जाए तो फिर वहां पे आपको जो दोनों ममालिक के मामलात हैं उनको देख के आगे बढ़ना चाहिए। एग्जाम्पल मैं ये देता हूँ कि जब लास्ट टाइम आपके यहाँ इवेंट हुआ था जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शिरकत की थी, आपको याद होगा आपके मीडिया ने भी ये बल्कि आखिरी लास्ट डे तक भी यही रिपोर्ट कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो बिलावल भुट्टो ना करें, लेकिन उन्होंने शिरकत की। तो इस सूरत में शिरकत आपके शहरों में, आपके बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स में बिलावल भुट्टो की तस्वीरें जलाई जा रही थी, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शिरकत की। लेकिन कोई वो उसी सूरत में सामने आता है, अगर आप बैठें, आप टॉक करें, आप बात करें, तो डायलॉग करें। आपके स्टेटमेंट को देख के पाकिस्तान का भी स्टांस यही है कि जब तक 2019 का जो फैसला है वो भारत वापस नहीं लेता तब तक। और मेन वाइल जो बातें हैं वो आपकी तरफ से भी ये आज आना आ गया, वो मेरा जो जाती राय है इसमें वो तो ये है कि दोनों मुल्कों की तरफ से नहीं आने चाहिए, बल्कि इसको अच्छे तरीके से बैठ के तो डील करना चाहिए। इससे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इंडिया के भी जो लोग हैं वो एक सरहदी। ठीक है आप कह रहे हैं कि पिछली बार आप लोग की तरफ से भी आए थे, इस बार हमारी तरफ से भी जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप कोशिशों की बात करें तो आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, शपथ ग्रहण समारोह में खुद नवाज शरीफ को इनवाइट किया था, नवाज शरीफ भी आए थे। उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के जन्मदिन में औचक पहुंच गए थे, इस्लामाबाद लाहौर पहुंच गए थे वहां पर, और इसको लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से भारत में विरोध भी किया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री ने, अगर कोशिशों की बात करें, आप देखेंगे शुरुआत में बहुत कोशिश हुई, लेकिन फिर जब उरी पुलवामा हुआ उसके बाद चीजें बदली हैं। अनुपम जी देखिए, जिस तरह से राणा जोहेब जी कह रहे हैं कि पिछली बार हमारी तरफ से भी कोई गया था, भारत की तरफ से भी आना चाहिए, लेकिन जिस तरह से एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री का बयान सामने आया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, भारत की अब सख्त रणनीति हो गई है, आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चलेगी। देखिए भागीरथ जी, हकीकत यह है कि 2001 के बाद से जब कारगिल वार हुआ था, उसके बाद से ही भारत की आतंकवाद के ऊपर एक कड़ा रुख रहा है, और भारत ने पाकिस्तान से सारी बातचीत को बंद करने के पीछे इस आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की रणनीति को ही सामने रखा था। हमने कारगिल वार से यह सबक सीखा था कि हम इस तरह के पड़ोसी के साथ बातचीत भी करते रहे और वो हमारी पीठ पे छुरा भी भोंकता रहे। इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए। तो वही रणनीति लगातार चलती रही। 2014 में जब वर्तमान प्रधानमंत्री ने गद्दी संभाली तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया था। मैं आपको उस समय तक ले जाना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में
पाकिस्तान के अंदर ऐसी ऐसी अफवाहें फैलाई गई थी कि ये व्यक्ति ऐसा है, कट्टर है, और बहुत सारी नकारात्मक चीजें मोदी जी के लिए वहां पर कही गई थी चुनाव के जस्ट पहले। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीत कर आते हैं, भारत के वजीर आला बनते हैं, तो उसके बाद वो सबसे पहला काम वही करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर के इस सारे नकारात्मक प्रोपेगेंडा को एक झटके में बाहर फेंकवा देते हैं। वो कैसे? जब वो नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाते हैं और नवाज शरीफ साहब आते भी हैं, और उसके बाद एक ऐसा दौर ऐसा लगने लगा था कि शायद अब भारत के एक नए प्रधानमंत्री नए तरीके से राजनीति को, पाकिस्तान के खिलाफ जो राजनीति है उसको नए सिरे से पकड़ेंगे और पाकिस्तान और भारत के बीच में धीरे धीरे सही चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन विद इन अ ईयर 2015 में जब वो दूसरी बार पाकिस्तान से प्रधानमंत्री से या नवाज शरीफ जी से मुलाकात करते हैं लाहौर के अंदर, ठीक उसके बाद भारत के खिलाफ पठानकोट हमला हो जाता है एयरबेस के अंदर, और उस पठानकोट हमले में तमाम जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। तो एक तरह से छुरा घोंपने की बात जो मैं कह रहा हूं वही होता है। तो वहां से नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने भी ये सबक सीखा कि हम इस पड़ोसी के साथ हम कितनी भी कोशिश कर लें, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। उसके बाद उरी होता है, उसके बाद पुलवामा होता है, और पुलवामा होने के बाद चीजें इतनी बुरी तरह से बिगड़ती हैं कि भारत और पाकिस्तान फिर एक दिशा में नहीं चल पाते हैं। और आज जो भारत सरकार का जो स्टैंड है वो विदेश मंत्री जयशंकर ने क्लियर कर दिया है कि हम आज भी उसी पर कायम है। टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म हम नहीं दिखाने वाले हैं, हम जीरो टॉलरेंस पे रहेंगे, और हम बातचीत की पेशकश भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह के पड़ोसी से जिससे हमारा इतिहास रहा है कि बार बार हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं, वो हमें हमारा कभी कारगिल वार करता है, कभी मुंबई अटैक करता है, कभी उरी करता है, कभी पुलवामा करता है। तो ऐसे देश के साथ बातचीत करने कोई औचित्य नहीं। और सीधी सी बात यह है, जो बड़ी पिक्चर है भगीरथ जी, वो ये है कि हिंदुस्तान इस समय एक ग्लोबल पावर है। हिंदुस्तान की बातें तमाम फोरम्स में सुनी जाती हैं। हिंदुस्तान दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है हमारी, और 1.4 बिलियन लोगों की ये जो इकोनॉमी है, ये जो ताकत है, वो हिंदुस्तान को वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में एक अलग दर्जा देती है। और वहीं पर 241 मिलियन लोगों का पाकिस्तान 24वीं बार IMF से कर्ज लेने जा रहा है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि हैसियत में भी बहुत फर्क आ चुका है। और अगर हम अपने आप को इस तरह के चीजों में इंगेज करके रखेंगे तो हमारी जो दूर की विजन है, जो हम अपने आप को सुपर पावर देख रहे हैं, हम कहीं ना कहीं उस रास्ते से डगमगा जाएंगे, और ये छोटे मोटे विवाद में उलझे रहेंगे। तो भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि हमारी नीति है पाकिस्तान के खिलाफ कि बहुत बातचीत हो गई, अब हम बातचीत की पेशकश नहीं कर रहे हैं। अब हम हर उस चीज के लिए तैयार हैं जो आप हमें देते हैं। आप हमें लड़ाई देंगे तो हम लड़ाई का बदला लड़ाई से देंगे, अगर हम मोहब्बत देंगे तो मोहब्बत को हम मोहब्बत से वापस करना जानते हैं। तो एकदम स्टैंड क्लियर है, लेकिन अब हम पेशकश नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो 2001 से जो फॉरेन पॉलिसी शुरू हुई थी वो अब अपने चरम पर पहुंची है, और ये ऐसा ही रहने वाला है। और पाकिस्तान को मुझे लगता है इससे बेहतर सख्त संदेश नहीं जा सकता है जो कि आज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने दिया है। बिल्कुल, वाकई इसमें कोई शक नहीं, सख्त एक संदेश है। कर्नल सोढी साहब, देखिए जिस तरह से अब यहां पर एस जयशंकर की तरफ से एक सख्त संदेश तो दे दिया है, और हालांकि अब देखना होगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मुझे लगता है राणा जी खुद कह रहे थे शायद यहां से कोई नहीं जाएगा, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि एक भारत की एक स्ट्रेटेजी रही है, आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चलेगी। लेकिन देखिए कर्नल साहब, सुरक्षा सबसे ज्यादा अहम है भारत के लिए, ना कि मीटिंग में जाना, क्योंकि मीटिंग में जाने का, जैसे मैंने कहा ना, इसके जो मुद्दे उद्देश्य बहुत सारे हैं, लेकिन जो खास तौर से देखें शांति, सुरक्षा और स्थिरता, इसी को लेकर पाकिस्तान की तरफ से अक्सर इसको दहलाने की कोशिश की जाती है। इस बीच में इस तरह का बयान सामने आना, मीटिंग है, इस बार पाकिस्तान को मौका मिला है, लेकिन भारत की सुरक्षा उसके हाथ में, उसको खुद ध्यान रखना है, ना कि मीटिंग में जाकर ये लोगों को दिखाना कि हम मीटिंग में गए। सुरक्षा के लिहाज से और ये जो स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? जय हिंद भागीरथ जी। जय हिंद। मेरा सौभाग्य कि मैं आपके जैक्सन ब्राउन ने एक बयान दिया था कि किसी इंसान को 2 मौके दीजिए, तीसरा कभी मत दीजिए। 1947 से पाकिस्तान ने हम पे 1947 में जम्मू कश्मीर के लिए हमला किया, 1965 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, कारगिल वॉर, आतंकवाद पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, पार्लियामेंट पे अटैक। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि शायद 10 घंटे लग जाएंगे, ये लिस्ट तब भी खत्म नहीं होगी। लेकिन तब भी हमने पाकिस्तान के साथ बातचीत की। पाकिस्तान ऐसा देश है जिसके साथ डायलॉग और डिप्लोमेसी का कोई मतलब नहीं रखता है, क्योंकि पाकिस्तान के सैनिक लक्ष्य क्लियर हैं। जैसे चीन के सैनिक लक्ष्य क्लियर हैं, वैसे पाकिस्तान के लक्ष्य क्लियर हैं। एक हाथ पे हम पाकिस्तान की कड़ी निंदा करते हैं, दूसरे हाथ पे हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलते हैं।
तीसरे हाथ पे पिछले साल हमारा पाकिस्तान से व्यापार 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। पहले तो हमें खुद झांकना चाहिए, हमारी नीति है क्या पाकिस्तान के अगेंस्ट। आज हमें 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं आजादी के, हमारा नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी नहीं बनी है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। आज हमारे नागरिकों को यह नहीं पता है कि भारत के ऊपर खतरा क्या है, क्या चीन है, क्या पाकिस्तान है, कौन सा देश है, किन हम खतरों के आगे हम तैयारी करें। चीन हमारा दुश्मन देश है, लेकिन उसकी एक खासियत बताना चाहूंगा, उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी उनकी पब्लिक डोमेन में है। वहां का हर नागरिक, सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी, मीडिया हाउस जानता है चीन के दुश्मन कौन है। पहली बात तो हमें पाकिस्तान के साथ हर रिश्ते, चाहे क्रिकेट हो, चाहे व्यापार हो, चाहे वहां के फिल्म स्टार्स यहाँ के हमारी पिक्चरों में एक्ट करें, सब कुछ बंद कर देना चाहिए। जब तक हम बंद नहीं करेंगे, देखिए ये बयानबाजी चलती रहेगी। मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा भागीरथ जी, 1947 से जो भी हमारे देश में सत्ता में आया, उसने सोचा कि मैं पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे कर लूंगा। कुछ साल के सत्ता में रहने के बाद उन्हें एहसास हुआ ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो हमें अब पीछे मुड़ के एक एहसास होना चाहिए, पाकिस्तान एक कठिन और कठोर भाषा समझता है, हमें पाकिस्तान के साथ सारे रिश्ते खत्म कर देने चाहिए, हमें अपनी सेना को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश है जो सिर्फ कठिन और कठोर भाषा समझता है। ठीक है, बिल्कुल वाकई, और एक कठोर एक भाषा का इस्तेमाल आज दिया भी गया है एस जयशंकर की तरफ से। ठीक है, फारूक इंकलाबी जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल जी फारूक जी, आप देखिए जिस तरह से, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, पीडीपी के प्रवक्ता हैं आप, और अभी आप लोग की तरफ से वहां पर चुनाव भी होने वाले हैं कुछ समय, इसको लेकर देखें किस तरह से रणनीति होती है। लेकिन चुनाव के बीच में जिस तरह से अभी, हालांकि जब तक ये मीटिंग होगी उस वक्त तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो चुका होगा, रिजल्ट भी आ चुका होगा, लेकिन इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? जयशंकर ने जो बयान दिया है, क्योंकि कहा है कि अब जो बातचीत का युग है वो समाप्त हो गया है और भारत की स्ट्रेटेजी पहले से रही है, रणनीति मजबूत रही है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। देखिए, जम्मू कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और खास करके हमारी जो सियासी जमात है जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, हमारा ये मौकफ डे 1 से है और उसी मौकफ पे हम कायम है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करना बहुत जरूरी है जम्मू कश्मीर में अमन बहाल करने के लिए। एक लाइन जोड़ूंगा, और किस चीज पर बातचीत अब करें, क्या आवश्यकता क्या है? भारत देखिए जम्मू कश्मीर का जो मसला है ये बहुत अरसे से है, ये कोई आज नया मसला नहीं है, और इस मसले को लेकर मुझे ऐसा लगता है सारे मसले अब खत्म हो चुके हैं। जैसे 370 हटा जम्मू कश्मीर से, वो सारे मसले अब खत्म हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं, आप जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों ने वहां पर पार्टिसिपेट किया, वोट किया, मुझे लगता है मसले खत्म हो गए। अब तो ये देखना है कि जम्मू कश्मीर किस तरह से विकास के साथ बाकी राज्यों के साथ आगे बढ़ रहा है, और उसकी गति भी आगे बढ़ रही है। आप भी वहां पर देखते हो किस तरह से विकास की गति आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अवाम को भारतीय जनता पार्टी ने बेवकूफ बनाया था कि आर्टिकल 370 और 35A जो है ये दीवार है, जम्मू कश्मीर में तरक्की ना होने की एक बहुत बड़ी वजह है, और जम्मू कश्मीर में जो हालात खराब हैं उसकी भी जो बड़ी वजह है वो आर्टिकल 370 और 35A है। अब 2019 के बाद ना तो आर्टिकल 370 है ना 35A है, और उससे भी बढ़ के भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अवाम से हमारा जो यहाँ स्टेट का दर्जा था वो भी छीन लिया। बावजूद उसके अभी जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं, मिलिटेंसी अरूज पर है, पीक पर है। नहीं, मुझे लगता है कि शायद सिर्फ वो जो कुछ राजनीतिक पार्टियां, जो स्थानीय राजनीतिक पार्टी है, मुझे लगता है शायद उनके लिए हालात खराब है। आवाम के लिए हालात तो बहुत अच्छे हैं। लाल चौक में हम देख रहे हैं किस तरह से वहां पर लोग स्वच्छंद होकर घूम रहे हैं, नहीं तो अक्सर वहां पर हम लोग देखते थे पत्थरबाजी हो रही है। तो मैं आपका दुख समझ सकता हूं फारूक जी, आपका दुख समझ सकता हूं, क्योंकि जिस तरह से पहले आप लोग के हाथ में रेवड़ियां थी, आप लोग को हिसाब किताब नहीं देना पड़ता था केंद्र सरकार को, अब वो जब छीन लिया गया है तो तकलीफ तो होगी। इसलिए मुझे लगता है इसलिए मुझे लगता है कि आप इसलिए कह रहे हैं कि बातचीत करें। क्यों बातचीत करें? अगर जम्मू कश्मीर में ब्रिज बनना है, जम्मू कश्मीर में रोड बनना है, जम्मू कश्मीर में विकास होना है, तो क्या पाकिस्तान से पूछकर वहां पर विकास करेंगे हम? आपने बिल्कुल दुरुस्त बात फरमाई है कि जम्मू कश्मीर से जितने भी जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक थे वो इनसे छीन लिए भारतीय जनता पार्टी ने। हमसे हमारा रियासत का दर्जा छीन लिया, स्पेशल स्टेटस छीन लिया, हमसे हमारा रोजगार छीन लिया, हमें अपना गुलाम बना लिया। और जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में रिश्वतखोरी और रूज पर है,
आप समझ सकते हैं कि हमारे जो एलजी साहब हैं उन पर एलिगेशन लगा कि 10,70,000 रुपए सरकारी खजाने से उन्होंने अपने बेटे की शादी में खर्च किया। अकबर रोड दिल्ली में उन्होंने अपने बेटे की शादी की तकरीब में उनके अपने मेहमानों को डिनर करवाया और 10,70,000 रुपए जम्मू कश्मीर के सरकारी खजाने से खर्च किया। उनके खिलाफ एलिगेशन ही नहीं लगे बल्कि जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े रैंक के ऑफिसर ने उनके खिलाफ चिट्ठी भी लिखी चीफ सेक्रेटरी को, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5-10 सालों में जम्मू कश्मीर को लूटने के सिवा आप जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं ये सब भारत के अंदरूनी मामले हैं, लेकिन इस तरह के मामलों के लिए जम्मू कश्मीर के विकास के लिए या फिर जो भी आप आरोप लगा रहे हैं इसमें पाकिस्तान से बातचीत की क्या आवश्यकता है? मुझे बताइए आप जरा। आप जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करना चाहिए, क्यों करें भाई? जम्मू कश्मीर के फारूक जी, आपकी आवाज में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही, जैसे आपकी आवाज ठीक होगी मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। ठीक है चंद्रमोहन जी, देखिए जिस तरह से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ को बधाई देने लाहौर गए थे, औचक गए थे, अचानक गए थे, उसके बाद आप लोग की तरफ से विपक्षी पार्टियों की तरफ से कई तंज भी कैसे जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से एस जयशंकर का भी बयान सामने आया है, क्या जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस वो इसका समर्थन करती है? चंद्रमोहन जी, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? ब्रेक को क्या आ रही है आपकी आवाज जी, लेकिन ठीक है, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से बयान अभी सामने आया है जयशंकर का, विदेश मंत्री का, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसका समर्थन करती है इस बयान का, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाहौर गए थे अचानक नवाज शरीफ के जन्मदिन में उनको बधाई देने, तो आप ही लोग ने कई तंज कसे थे, कई इसका विरोध भी किया था, लेकिन जैसे ये बयान आया जयशंकर का, आप इस बयान का समर्थन करते हैं आप, या फिर विपक्षी पार्टी होने के नाते आपकी कुछ और अलग राय है? देखिए, जयशंकर जी का जो बयान आया है वो किस लिए आया ये सरकार को बताना चाहिए, और अभी भाजपा के प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह को बताना चाहिए कि आज विदेश मंत्री जी का बयान पाकिस्तान के प्रति इस समय आना क्या कारण है। उसका सबसे पहला कारण यह है कि देश के अंदर बेरोजगारी है और बेरोजगारी का हल भाजपा सरकार नहीं कर पा रही। उसका सबसे पहला कारण यह है कि देश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा नहीं है और महिलाओं की इस्मत बेआबरू होकर उठ रही है और देश के प्रधानमंत्री मुख होकर बने बैठे हुए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश के जननायक शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई जाती है और खरबों रुपए का घोटाला होता है और वो ढह जाती है, देश के प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। तो कहीं तो सहारा लेना पड़ेगा दो नीतिकार, वो दो नीति है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के प्रति प्रेम साहू जी था किसका? कांग्रेस का तो नहीं था। देश की जनता बच्चा बच्चा जानता है कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया था और चौड़े सीने के साथ बनाया था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बिरयानी खाने कौन गया था? देश के प्रधानमंत्री गए थे। जिन्ना की मजार के ऊपर फूल चढ़ाने कौन गया था? भाजपा के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए थे। भाजपा पाकिस्तान की बस के ऊपर बैठ के कौन से प्रधानमंत्री गए थे? अटल बिहारी वाजपेयी गए थे। पाकिस्तान के साथ प्रेम करें आप और नाम करें आप विपक्ष की पार्टी के ऊपर। मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर रहे 10 साल और पाकिस्तान की बैकग्राउंड रहने के बाद भी उनका प्रेम कभी पाकिस्तान के प्रति नहीं जागा, वो नहीं गए, और जिन्हों का नहीं जागा उसकी नीति क्या है? जो विफलताओं जिसके कदम चूमे, जिनकी विफलताओं से देश आज कर्जदार हो जाए, जिनकी विफलताओं से देश के अंदर सेविंग मनी खत्म हो जाए, जिनकी विफलताओं से वित्त मंत्री ये कहने लग जाएं कि हम चाइना के प्रति कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि चाइना हमसे समृद्ध इकोनॉमी है, और वो पाकिस्तान की बात तो करेंगे ही। अरे पाकिस्तान के विरुद्ध 140 करोड़ जनमानस है, उसके लिए कोई रहम नहीं होगा अगर वो हमारे देश के प्रति क्रूरता से देखेगा। लेकिन विदेश नीति के अंदर अगर किसी पड़ोसी के साथ हमें अपनी पड़ोसी नीति के हिसाब से विशेष नीति डेवलपमेंट करना होगा, वो सरकार का दायित्व है, वो किसी डिबेट में डिसाइड नहीं होता है। तो ऐसी चीजों की जरूरत भाजपाओं के जो बयानवीर हैं, बयानवीर बयान दे बजाओ ताली, घर की महिला की पड़ी है थाली, खाली की खाली। तो ये विषय तो आज तक देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और कोई भी भाजपा के प्रवक्ता नहीं बता पाया आज तक। लेकिन चंद्रमोहन जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि विदेश नीति पर यहां पर किसी मंत्री को बात ही नहीं करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान के ऊपर सवाल पूछा जाए, चाइना के ऊपर सवाल पूछा जाए तो कोई जवाब देना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोग जो भी आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल आप लगा सकते हैं, विपक्षी पार्टी है, लेकिन ये कहना कि यहाँ की चीजों को भटकाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, तो ये मुझे लगता है शायद सही नहीं है। हमारे से समृद्ध है,
एक डिबेट तब रखनी चाहिए थी ना जब इसी विदेश मंत्री ने यह कहा था कि हम चाइना के विरुद्ध कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि चाइना की इकोनॉमी और चाइना हमसे समृद्ध है। यह कौन सी विदेश नीति थी? आज हमारे बफर जोन के ऊपर हमारे सेनानी जा नहीं सकते। 23 में से 18 जब अपन खाली है, कैप्टन साहब बैठे हैं सामने, बता देंगे। उस हालत के ऊपर आप दबी जमान पे बोल ना पाओ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जिस इंपोर्ट को आप बंद करना चाहो 2014 में, वो आप चरम सीमा पे ले जाओ और मुख बने रहो। हमारे देश के सेनानियों को पाकिस्तानी मारते रहे और आप सहारा पाकिस्तान का लो, तो पाकिस्तान को तो नहीं। हालांकि आपकी इस बात का मैं विरोध करूंगा जो आप कह रहे हैं। मुझे लगता है ठीक है, आप विपक्षी पार्टी अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है इस तरह की बातें तो नहीं करनी चाहिए। आप सबको पता है कि अब वो भारत नहीं रहा पुराने वाला। अगर वहां से अगर वहां से अब एक गोली चलती है तो यहाँ से गोले चलते हैं, तो ये मुझे लगता है शायद ये सेंटेंस हमको किसी तरह से इसको बोलना भी नहीं चाहिए। तो आप जैसे पत्रकार अगर ये कहें कि वो भारत नहीं रहा तो आप हमारे देश नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह का बयान नेशनल टीवी में आपको देना भी नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सैनिक भारत के सैनिकों को पीटते हैं, सबको पता है। हिम्मत नहीं है भारत के सैनिकों के ऊपर कुछ किसी तरह से बुरी नजर डालने की। अगर एक गोली चलती है तो यहाँ से गोले चलते हैं, ठीक है, आप विरोध कीजिए, लेकिन मुझे लगता है इस तरह की बातों को दूर रखना चाहिए। ठीक है, जिन बयानों से हमारी सेना का मनोबल गिरता है, इस तरह के बयानों को दूर रखना चाहिए। ठीक है, सरकार बताने को कहा है जो बोलने से डरती है। नहीं, ठीक है, सब आरोप लगाइए, लेकिन कम से कम वो बयान आप शामिल मत कीजिए जिन बयानों से हमारे सैनिकों का मनोबल गिरता है और भारत की कहीं ना कहीं शौर्य पर उसमें क्षति पहुंचती। ठीक है, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बहुत सारे सवाल हैं, आपने देखा होगा गेस्ट के बहुत सारे सवाल हैं। जिस तरह से बयान दिया गया है, चंद्रमोहन जी भी कह रहे हैं कि बताना चाहिए सरकार को कि क्या रणनीति है, जा रहे कि नहीं जा रहे हैं, इस तरह का बयान दिया जा रहा है। फिर ये भी कह रहे हैं कि जो भारत के अंदर, खासकर चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि जो माहौल है उससे भटकाने का प्रयास किया जा रहा है पाकिस्तान की बात करके। ठीक है, आप ही का सवाल ले रहा हूं उस समय, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी। जब सत्ता के अंदर कांग्रेस थी तो क्या उस समय वो बयान देते थे अगर सरकार को? ठीक है, आपका सवाल उन्होंने सुना, आपका जवाब देंगे वो। ठीक है, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जवाब। साहू जी, जो हमारे विदेश मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है बिल्कुल अपनी जगह सही है। तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको आप कितना भी समझाओ, कितना भी कुछ कहो, मगर वो समझने वाले नहीं है। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहां सिर्फ सेना की चलती है और सेना नहीं चाहती कि भारत के साथ संबंध अच्छे बने। हमारा उनका जो है ना, जो मसला चल रहा है इसको सुलझ जाए, दोनों देश अच्छी तरह से अच्छे पड़ोस, तो ये कभी सेना नहीं चाहती, क्योंकि अगर इतना अच्छा जो माहौल बन जाएगा दोनों देशों के साथ तो फिर सेना की वहां कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसलिए वहां जो भी सरकारें आती वो सेना की कठपुतली होती है और सेना जैसे चाहती वैसे वो सरकारें स्टेटमेंट देती हैं। और जो हमारे देश में टेररिस्ट भेजे जाते हैं ये भी सेना, पाकिस्तान की सेना की देन है। तो ये हम उम्मीद कर ही नहीं सकते कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते कभी अच्छे हो सकते हैं। हमने बहुत बार उनके साथ ना आगे चल के 4 कदम बढ़ाए हैं कि हम पड़ोसी हैं तो पड़ोसी धर्म निभाएं और हम बहुत खुशहाल दोनों देश बन के रहें। आप भी अपने देश में खुशहाल रहिए और भी अपने देश में रहें, मगर पाकिस्तान नहीं चाहता है। बिल्कुल अब हमारे छोटे भाई प्रवक्ता कांग्रेस के चंद्रमोहन जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री बस में गए, प्रधानमंत्री जन्मदिन पे गए, बिल्कुल गए। ये हमारा एक कदम था कि पड़ोसी के साथ पड़ोसी धर्म निभाया जाए। हम आगे होके उनको मौका दे रहे थे कि देखिए हम आपके साथ 4 कदम आगे चल के आए हैं, आप भी हमारे साथ 2 कदम चलिए। मगर जब हमने देख लिया, वो कहते हैं ना कि ढोल गवार सूत्र पशुनारी और ये सब ताड़न के अधिकारी, तो पाकिस्तान वही ढोल है, जब तक इसके डंडा नहीं मारोगे ये बजेगा नहीं। तो पाकिस्तान प्यार की भाषा नहीं समझता है, इसलिए हमने छोड़ दिया कि अब उनसे कोई बात की जाए, कोई चर्चा की जाए, वो इस योग लायक भी नहीं है। और हम उनके ऊपर अपना समय व्यस्त गंवाना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम आज जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में आज हम जो हमारे नेता को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज वर्ल्ड का नेता देखा जा रहा है, तो हम नहीं चाहते कि ऐसे लोगों में उलझ के हम अपने देश की जो उन्नति है उसको हम पीछे के लेके जाएं। हमें जरूरत नहीं इनसे बातचीत करने की, इनसे उलझने की। हाँ, अगर ये हमारे साथ
अगर गलत कदम उठाएंगे तो उसका जवाब तो बहुत करारा दिया जाएगा। आज इस बात के लिए आज हमारी सेना सक्षम है। अभी जैसे ये महबूबा मुफ्ती जी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि स्टेट दर्जा छीन लिया। अरे दर्जा आपके पास परमानेंट था ही नहीं। ये जब पूछिए, नेहरू जी ने जब लगाया था तो कहा था कि ये तो घिसते घिसते घिस जाएगा। ठीक है, कांग्रेस उसको नहीं घिस पाई, हमने उसको घिस लिया। अगर परमानेंट होता तो शायद नहीं हटता, परमानेंट नहीं था। और फिर जो आप कश्मीर में रह रहे हैं, कश्मीर का भारत से अलग है। एक देश में दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। एक देश में एक ही निशान होगा, एक ही प्रधान होगा, एक ही विधान होगा। तो इस बात को भी आपको समझना चाहिए। आप भारत के ही नागरिक हैं, कश्मीर भारत से अलग नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, अभी साहू जी ने आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि दिन इनके खराब हुए। बिल्कुल, महबूबा मुफ्ती आपने देखा कि लोकसभा चुनाव हार गई। हम बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी तो वहां चुनाव नहीं लड़ी है। वहां के क्षेत्रीय नागरिकों ने किस तरह से आपको नकार दिया, नहीं जा रहे लोग, क्योंकि आपने 70 साल 3 परिवारों ने, कांग्रेस और अब्दुल्ला परिवार और महबूबा मुफ्ती परिवार, इन्होंने पूरे पाकिस्तान से जुड़ा हुआ जितना कश्मीर का क्षेत्र है पूरा इन्होंने उसको कैप्चर इस तरह से कर रखा है। ठीक है, मुझे लगता है कि अभी जम्मू कश्मीर की राजनीति पर ज्यादा हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन ठीक है, जिस तरह से आपने कह दिया है, और मुझे लगता है कि शायद अब रुख साफ भी है कि शायद ये भारत की तरफ से कोई नहीं जाएगा इस मीटिंग में। लेकिन ठीक है, राणा अली जोहेब जी, देखिए एक तरफ अगर आप देखेंगे वो भारत जो कि पूरे लोकतांत्रिक तरीके से यहां पर सरकार बनी है, और एक तरफ एक राजनीतिक पूरी तरह से पार्टी है, और दूसरी तरफ जो भी वहां पर सरकार बनती है, जो भी वहां पर प्रधानमंत्री बनता है, सबको पता है चलती आर्मी की है। यहां पर सरकार डिसाइड करती है कि आर्मी की रणनीति क्या होगी, लेकिन वहां आर्मी डिसाइड करती है कि सरकार की रणनीति क्या होगी। तो ऐसे बीच में बातचीत कैसे सफल हो पाएगी? और अब जो एक बातचीत का सबसे बड़ा एक मुद्दा था जम्मू कश्मीर 370, वो तो अब खत्म हो चुका है, वो तो पुराना हो चुका है। ये बात को आपने खुद भी माना है। लेकिन अगर ठीक है, अगर आप तरक्की की अगर बात करें, सब कुछ बात करें, भारत तो लगातार तरक्की कर ही रहा है। ये पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि इस तरक्की में भारत के साथ पाकिस्तान कैसे आएगा। जी, मैं आपको छोटी सी एक 2-4 बातों से आपको समझ आ जाएगी कि 2018 में इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्होंने बीइंग पीएम उन्होंने अनाउंस किया कि मैं चाहता हूं कि भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात हमारे बने, और उन्होंने बाकायदा नरेंद्र मोदी साहब को दावत दी कि आइए बैठते हैं, तरक्की पे बात करते हैं, लेकिन बात नहीं हुई। उसके बाद जब इमरान खान को घर भेजा गया, शहबाज शरीफ साहब जब इनकी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कामयाब हुई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बने, तो उन्होंने फिर ये कहा कि आइए हम बैठते हैं, बात करते हैं और पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात को आगे लेकर चलते हैं, लेकिन बात नहीं हुई। उसके बाद जब ये फरवरी 2024 में जब जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में हुआ और नून लीग जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त पावर में है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, तो इलेक्शन से कबल इन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो दिया, उस मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने ये मेंशन किया कि हम पाकिस्तान भारत के साथ अपने हमसाया मुमालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और हम उसको आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश भी करेंगे। गवर्नमेंट बनती है मार्च 2024 में। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसहाक डार साहब जो अभी भी मौजूद है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो यूके में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां पे ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ तजारती यानी कि ट्रेड पे बात होनी चाहिए। उन्होंने वहां पे कश्मीर की बात नहीं की, उन्होंने वहां पे ये नहीं कहा कि 2019 में जो उन्होंने किया वो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने सिर्फ वन एजेंडे पे बात की कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो ताल्लुकात हैं वो ट्रेड तजारती ताल्लुकात बहाल होने चाहिए। देखिए, मैं भी एक आम पाकिस्तानी हूँ। आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये सामने आया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो ट्रेड बंदिश है, ट्रेड बंद है, जो डायलॉग बंद है, ये 10,000 करोड़ की सालाना आपकी वो तजारत है दोनों मुल्कों की। दोनों ममालिक को फायदा होता था इसमें, जिसमें 40,000 के करीब जो आपके लोग हैं वो मुतासर हैं, इस वक्त वो बेरोजगार हैं। भारत की तरफ आपके ट्रक एसोसिएशन जो है, जो बॉर्डर पे खड़ी है, वो मुतासर है, वो लोग भूखे मर गए हैं। आपके होटल्स बंद हो गए हैं, आपके ढाबे बंद हो गए हैं, आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बंद हो गया। देखें,
ठीक है राणा जी, आप कुछ कुछ गिना रहे हैं, लेकिन आप सोचिए, आप तो देखिए, आप जिस तरह का आप जिक्र कर रहे हैं, भारत में उसका असर बहुत आंशिक है। ठीक है राणा जी, भारत में उसका असर बहुत आंशिक है, बल्कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान में इसका पूरा असर हर क्षेत्र में फैला हुआ है। वहां की जनता भी बड़ी परेशान हो गई है, इसलिए सरकार आप लोग की टिक भी नहीं पा रही है। जो आप जिक्र कर रहे हैं वो भारत में उसका असर बहुत आंशिक है। मुझे लगता है उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता कि आप लोग के साथ ट्रेड हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये आप लोग के लिए बड़ा अहम है कि अगर आप लोग की ट्रेड चालू हो जाएगी तो बेहतर आप लोग के लिए होगा। इसलिए जो भारत कहता है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती, सबसे पहले पाकिस्तान को उस आतंकवाद जो समर्थन वहां से किया जाता है उसको खत्म करना पड़ेगा। जो रणनीति वहां से बनाई जाती है उसको खत्म करना होगा, तभी तो चीजें बेहतर होंगी ना। नहीं तो मैंने कहा है, आप देखिएगा, आज भारत 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया है, कुछ सालों बाद 3री बड़ी इकॉनमी बन जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का हाल क्या होगा आप देख रहे हैं, आप खुद ही देख रहे हैं आप। अच्छा, गुजारिश मेरी ये है कि जैसे आपने ये कहा कि टेररिज्म की आपने बात की, दहशतगर्दी की आपने बात की, क्या आपको ये मालूम है कि पिछले कम से कम 4 माह के अंदर पाकिस्तान में बलोचिस्तान के अंदर क्या हालात दहशतगर्दी के, सिक्योरिटी फोर्सेस हो गई, आम सिविलियंस लोग हो गए, जो वहां पे एक दहशतगर्दी की लहर है वो सर उठा के तो कितना पाकिस्तान को नुकसान कर रही है। देखिए, जो आपके मुझे बड़ा हैरत हुई कि आपके पैनलिस्ट ने ये तक कह दिया जी पाकिस्तान के साथ बात नहीं करें, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना बंद कर दें, पाकिस्तान। और भाईजान, थोड़ी सी एक अपना सेंस इस्तेमाल अगर हम करें ना, तो जो हमसाये होते हैं ना उनके साथ इस लेवल पर जाके हम अपने ताल्लुकात खराब ठीक है राणा जी, लेकिन आपने अगर देखा होगा, आपने सुना होगा, विदेश मंत्री ने ये भी कहा है, ये अब आपको डिसाइड करना है, सकारात्मक होगा तो हम तैयार हैं, नकारात्मक होगा तो हम तैयार हैं। ठीक है, माफी चाहूंगा, थोड़ा समय कम है, ठीक है, माफी चाहूंगा, थोड़ा समय। अनुपम तिवारी जी, देखिए, भारत ने जरूर, विदेश मंत्री ने कहा है कि अब वो बातचीत का युग समाप्त हो गया है, लेकिन साथ में यह भी कहा है अब ये पाकिस्तान को देखना है, सकारात्मक होगा तो उसके लिए हम तैयार हैं, नकारात्मक होगा तो उसके लिए हम तैयार हैं। ये पाकिस्तान को डिसाइड करना है। भारत तो तरक्की की राह में आगे बढ़ गया, 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है सबसे बड़ी पूरी दुनिया की, अब 3री बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने वाला है, लेकिन पाकिस्तान के क्या हालात हैं, ये पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि उसको भारत के साथ कैसे रिश्ते बढ़ के अपने आप को तरक्की की राह में आगे जाना है। भारत को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला कि पाकिस्तान साथ में है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान को फर्क पड़ रहा है। अग्रज जी, निश्चित रूप से अगर हम केवल आर्थिक हालात की बात करें तो भारत और पाकिस्तान में बहुत अंतर आ चुका है। पाकिस्तान अगर कोशिश भी करेगा तब भी वो बांग्लादेश की जो स्थिति थी अभी चंद दिनों पहले तक इकोनॉमिकली, वहां तक ही पहुंच जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। जैसा बांग्लादेश ने अपने आप को ग्रो अप किया था इकोनॉमिकली, भारत तक पहुंचना तो उनके लिए मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, और उसके लिए बहुत सारी चीजें आउट ऑफ द बॉक्स सोचनी पड़ेंगी। जहां तक रही पाकिस्तान से जो साहब सज्जन बैठे हुए हैं तो हमसाया होने की बात करते हैं, तो मैं कम से कम 3 एग्जाम्पल दिलाऊंगा कि पाकिस्तान की तरफ से हमसाया भारत के साथ कैसी हरकतें करी गई थी। 2008 की बात है, प्राइम मिनिस्टर आसिफ अली जरदारी हुआ करते थे, और उन्होंने एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया था भारत के लिए कि भारत पाकिस्तान के लिए कोई थ्रेट नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती होनी चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ थ्रेट वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक उसी हफ्ते लश्कर तोयबा का जो मास्टरमाइंड है उसने मुंबई के अंदर बड़ा हमला करवा दिया, और उसके तुरंत बाद जब यह खबरें आई थी कि शायद इंटरनेशनल जो आउटरीच हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ इस हमले की वजह से, उसके खिलाफ जरदारी साहब एक पैनल बैठा रहे हैं। जरदारी साहब कोशिश कर रहे हैं कि जो इस हमले का मास्टरमाइंड था कम से कम उसको दिखावटी ही पकड़ लिया जाए ताकि विश्व में अपनी कुछ इज्जत बचाई जा सके, लेकिन उसी समय आर्मी का उनके ऊपर कोड़ा चलता है और वो कुछ नहीं कर पाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल तो सबको पता है, वाजपेयी जी की लाहौर यात्रा, उसके बाद क्या हुआ था वो कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जब हमसाया होने के बावजूद पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है। तो मुझे लगता है कि भारत कब तक इस हमसाये का बोझ ढोता रहेगा। भारत अपनी तरक्की करेगा, भारत अपनी तरक्की कर रहा है, अब ये पाकिस्तान के ऊपर है कि वो क्या करता है। हकीकत ये है, अगर कोई मुझसे पूछे, एक पाकिस्तान का एक जनरल हुआ करते थे, जनरल कियानी, मुझे लगता है वो फिर भी बेहतर बातें करते थे, क्योंकि सही बातें, जो चीजें पाकिस्तान सोचता है वही उनके मुंह से बाहर आती थी। जनरल कियानी एकमात्र ऐसे जनरल थे जिन्होंने पब्लिकली ये बात कही थी कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते नहीं हो सकते हैं, भारत के खिलाफ उनकी मिलिट्री को हमेशा तैयार करना चाहिए और भारत को एक दुश्मन देश की तरह ट्रीट करना चाहिए। माफी चाहूंगा, थोड़ा समय कम है, लेकिन आपने वही कहा वाकई कि पहले कम से कम जो करते वो बोल दिया जाता था, लेकिन अभी जो कर रहे हैं वो ना बोला जा रहा, उसको छुपाया जा रहा है। ठीक है, जय सोडी साहब, देखिए जिस तरह से
हम लोग चर्चा वाकई लगातार कर रहे हैं इस चीज को लेकर, लेकिन अब पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि उसको कैसे रिश्ते रखने भारत के साथ। भारत हर रिश्तों के लिए तैयार है। भागीरथ जी, पाकिस्तान ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि उसने चीन के साथ मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर छेड़नी है 2035 में। इसी साल 5 फरवरी 2024 को अमेरिका की डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने 2024 एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट जारी की, जिसमें साफ शब्दों में लिखा है जिस तरह से भारत, चीन और पाकिस्तान के तनाव बढ़ रहे हैं, ये तीनों देश एक दूसरे के साथ युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, और जितनी टाइमलाइंस पब्लिक डोमेन में सारी 2035 के 2 फ्रंट वॉर की तरफ पॉइंट कर रही हैं। हम पाकिस्तान से बातचीत कर लें, चीन से बातचीत कर लें, हम उनके साथ क्रिकेट खेल लें, हॉकी खेलें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों देशों ने मन बना लिया है भारत पे हमला करने का। और इनकी जो सैनिक तैयारी चल रही है दोनों देशों की, दोनों देशों की इनका सैनिक गठबंधन है, वो भारत के लिए खतरे की घंटी है। मैं 1 मिनट चाहूंगा आपसे। आज की तारीख में चीन भारत से 3 दशक आगे है सैनिक तैयारी में। पाकिस्तान का पलड़ा डाला जाए और वो भारी हो जाता है चीन पाकिस्तान की तरफ। पिछले साल 7 अगस्त 2023 को जनरल MM नरावने, जो कि भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं और 2 साल पहले रिटायर हुए थे, उन्होंने द प्रिंट में लेख लिखा है जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए खतरा होगा। हमें पाकिस्तान चीन के साथ कोई बातचीत के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपनी सैनिक तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। वाकई देखिए, जिस तरह से आपने वॉर का जिक्र किया, चंद्रमोहन शर्मा जी, देखिए जिस तरह से जय सोढ़ी साहब ने कहा है 2 फ्रंट वॉर को लेकर, लेकिन अगर इस तरह के बीच में विदेश मंत्री का बयान आता है, फिर आप लोग इसको स्थानीय मुद्दों से क्यों जोड़ रहे हैं कि यहां पे जो हिंदुस्तान में हो रहा है इसलिए इस तरह का बयान दिए जा रहे हैं ताकि भटकाया जाए दिमाग? आखिर आपके सामने कुछ खतरा है या आपके सामने कुछ रणनीति है, तो इसको लेकर मीडिया के सामने खुलकर तो बोलना चाहिए ना। फिर आप लोग उसको दूसरी दिशा दे देंगे, फिर तो वो कहीं और ही चले जाएगा। मैसेज जो जाना चाहिए पाकिस्तान को वो जाना चाहिए। मुझे लगता है विपक्षी पार्टी खुलकर समर्थन करना चाहिए, ना कि यहां वहां की बात करनी चाहिए। बगैर कीजिए, भी आपके पास 6 पैनलिस्ट में से एक पैनलिस्ट ऐसे हैं जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, सोढ़ी, जिन विषयों को मैंने अपने तथ्य पे कहा उन्होंने वही गंभीरता से आपके सामने कहा जो मैं कह रहा था। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, क्योंकि चाइना के ही शहर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद पलता है और जो आतंकवाद पलकर हिंदुस्तान को नुकसान देता है, और उसी के ऊपर भारत की विदेश नीति इतनी लिबरल है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। सोढ़ी साहब ने जो प्रश्न करे वो तो मैंने पहले वक्तव्य में उठाया कि अगर बफर जोन के ऊपर चाइना अपना कब्जा कर चुका और वहां गांव बचा चुका है, तो हमारी विदेश नीति और हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व खामोश क्यों हैं? वो आज एक विषय के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर ये बयान देने से पहले चाइना पे क्यों नहीं दे रहे? जब आपके घर के दरवाजे के ऊपर एक बड़ा एक शक्ति खड़ी हो, आप उसको छोड़ के कुछ शक्ति की तरफ आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी रणनीति क्या है? आपकी सोच क्या है? हम राजनीतिक लोग हैं, कैप्टन जी भी राजनीति के हैं। सोढ़ी साहब वो है जिन्होंने अपना जीवन सेना को दिया है। वो रक्षा विशेषज्ञ की हैसियत से बात बोल रहे हैं जिन शब्दों को आगाह करने के लिए विपक्ष बोलता है। वो विपक्ष किन बातों को बोलता है? जो रक्षा विशेषज्ञ या पूर्व सैनिकों और जो पूरे जनरल मेजरों से डिस्कशन होने के बाद आती है। कोई भी देश के अंदर विपक्ष जो बात बोलेगा वो देश विरोधी नहीं होती, वो बात सरकार के फेवर। ठीक है, चलिए समय कम है, लेकिन आपने जो सवाल उठाया इसका जवाब भी ले लेते हैं। कैप्टन अजय सिंह भदौरिया जी, देखिए पाकिस्तान को लेकर तो हमेशा भारत लगातार खुलकर बोलता रहा है, अभी आपके विदेश मंत्री ने बोला भी है, लेकिन कह रहे हैं चंद्रमोहन शर्मा जी कि जो जिस तरह से सोढ़ी साहब ने एक जिक्र किया है 2 फ्रंट वॉर का, जिसमें बड़ा खतरा चाइना है, चाइना को लेकर ऐसे कड़े स्टेटमेंट दिखाई नहीं देते आप लोग की तरफ से, ये आरोप लगा रहे हैं सीधे चंद्रमोहन शर्मा जी। देखिए, चंद्रमोहन शर्मा जी एक विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता है और उनका धर्म है कि वो अपनी पार्टी का जो रुख होता है उसी हिसाब से बोलेंगे। ठीक है, माफी चाहूंगा, समय कम है, थोड़ा संक्षेप में जवाब दीजिएगा। देश का रुख है, नहीं गलत बात, ये पार्टी का रुख नहीं है, देश का रुख है। एक रक्षा विशेषज्ञ आपके सामने 2 फ्रंट वार की बात कर रहे हैं और आप ठीक है चंद्रमोहन शर्मा जी, समय कम है, जवाब ले लेते हैं, समय मेरे पास कम है, संक्षेप में भदौरिया जी संक्षेप में जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो चाइना आए दिन हमारे भीतर घुस के और आके उत्पात करता रहता था और वापस चला जाता था। और बताएं कि कभी कांग्रेस सरकार ने इतने 60 साल शासन किया है,
बॉर्डर पे रोडें तक नहीं बनाई, अपनी हर बात बॉर्डर तक रोडें बनाई है। सरकार से के नेता प्रवक्ता आज जवाब दिए हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने जवाब दिए हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है, विपक्षी पार्टी की तरफ से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन हाँ, उद्देश्य सबका एक होना चाहिए कि भारत और मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहे और भारत और मजबूत रहे। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन नायब सिंह भदौरिया जी, चंद्रमोहन शर्मा जी, फारूक इंकलाबी जी, कर्नल रिटायर्ड जय सोडी जी, अनुपम तिवारी जी, राणा अली जोहेब जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से विदेश मंत्री का बयान सामने से साफ तो है कि अब यहां से शायद कोई जाएगा नहीं एससीओ मीटिंग में जो अक्टूबर में होने वाली है, लेकिन अब यहां पर पाकिस्तान को डिसाइड करना है बातचीत के लिए या वॉर के लिए। भारत दोनों स्थिति में तैयार है, दोनों स्थिति में मजबूत है, लेकिन यहां पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि जिस तरह से भारत तरक्की कर रहा है, क्या इस तरक्की में भारत अगर भारत को सहयोग कर सकता है तो कैसे सहयोग करेगा, यह पाकिस्तान को डिसाइड करना है। लेकिन उसके लिए आतंकवाद को उसको पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा अपनी धरती से, तभी भारत सहयोग भी करेगा और उसका अच्छा पड़ोसी जो अक्सर कहता रहता पाकिस्तान के हम अच्छे पड़ोसी की जिम्मेदारी निभाएंगे, तब उस पर यकीन कर पाएगा। चलिए, इसी के साथ हमारे खास पेशकश फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।